अच्छा, तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो सेशन को इनिशियलाइज करेंगे। सेशन जो हमारा क्रिएट हो चुका, जो पिछला हमने लॉगिन का रजिस्टर का सेशन बनाया था ना, उसके अंदर आप देखें सेशन सर्वर था, हमने बनाया था यहाँ पे। ये है, करता हूँ जूम में। ठीक है, ये हमने जो सेशन बनाया था ना, इसको हमने यहाँ से कॉल करवाना है। और इस सेशन को लेकर के, रजिस्ट्रेशन के सेशन को लेकर के हमने अपनी आगे सारी, क्योंकि लॉगिन जो होता है वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सेशन स्टार्ट का सेशन स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह से सबसे पहला काम ही यही है कि आपने सेशन को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि जो यूज़र नेम हम वो कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कहीं लॉगिन तो नहीं है। जिसको हम लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी लॉगिन तो नहीं है। अभी मैंने अकाउंट एक लॉगिन किया और मेरा वेलकम पेज मुझे शो हो रहा है, फेसबुक की आईडी लॉगिन की, उसका मुझे वेलकम पेज या जहाँ पे फीड्स या जहाँ पे पोस्ट नज़र आती हैं वो मुझे शो हो रही है। लेकिन फिर से मैं दोबारा लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी पेज को, कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए। होता तो नहीं है। अब एडवांस प्रोग्रामिंग में जब आप लॉगिन कर चुके हैं तो कम जो हमारा ब्राउज़र होता है उसके पास कुकीज़ के अंदर हमारी एक्टिविटीज स्टोर होती हैं कि हमने अब लॉगिन कर लिया तो वो लॉगिन वाला पेज ही हमें दिखाएगा। बट अक्सर जो ब्राउज़र होते हैं वो कुकीज़ सेव नहीं कर सकते। हम कह लें जैसे कोई यूज़ करता है इंटरनेट ब्राउज़र एक्सप्लोरर, या पुराना कोई ब्राउज़र यूज़ करता है तो उसके ऊपर भी ये हो सकता है, न्यू ब्राउज़र भी ऐसी मिस्टेक कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि जो यूज़र लॉगिन हो रहा है वो ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। उसके लिए इफ़ इज सेट, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होगा अंडरस्कोर सेशन, और इसमें हम चेक करेंगे लॉग्ड इन। ये हमारे पास वेरिएबल है जो हमने लिया है। अगर इस सेशन के अंदर जो भी अभी यूज़र वो क्या है, लॉग्ड इन है, तो उस हवाले से क्या हो हमारे पास, ये ट्रिपल जो इक्वल टू का साइन है ना, मैंने आपको सिंगल इक्वल टू के साइन के बारे में बताया था, डबल इक्वल टू के साइन के बारे में बताया था। सिंगल इक्वल टू का साइन क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है, और डबल इक्वल टू का साइन वैल्यू, नहीं वैल्यू कंपेयर नहीं करता। कंपैरिजन के लिए ट्रिपल इक्वल टू का साइन यूज होता है।
हाँ जी, सिंगल असाइनमेंट होता है, कंपैरिजन होता है। अभी मैं यहाँ पे कहूँ एक्स डबल इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 10 और 10 इज इक्वल टू एक्स। तो ट्रिपल इक्वल टू का साइन क्या करेगा? अभी तो हम ट्रिपल इक्वल टू के यहाँ पे तो डबल इक्वल टू भी कंपेयर कर रहे हैं, ट्रिपल इक्वल टू भी कंपेयर कर रहे हैं। ये जो डबल इक्वल टू कंपेयर नहीं करता, डबल इक्वल टू वैल्यू स्टोर करता है, ऐसे समझ लें कि इक्वलाइज करता है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, यानी कि x इज इक्वल टू 10 है तो 10 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब ये कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन होता है यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का साइन अगर हम लगाते हैं तो वो कहता है कि सेशन के अंदर अगर जो यूजर है वो लॉगिन है और लॉगिन ट्रू है। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। उस दिन भी मैंने लिख करके ही समझाया था। x इज इक्वल टू 10 वैल्यू असाइन हो गई x को। अब हम चाहें तो x इज इक्वल टू 20 भी कर देंगे बाद में जाके। ये तो वैल्यू है वेरिएबल में। यहाँ पे क्या है, x डबल इज इक्वल टू 10। अब जब हम 10 लिख देंगे तो इसका मतलब भी है कि 10 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 10 और 10 इज इक्वल टू x। ये कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन ये है अगर x 10 के बराबर है तो, ये कंपैरिजन है। समझ आइए कुछ? अच्छा, अगर ऐसा है, सेशन ट्रू हो गया, ये जो हम एक प्रेडिक्शन बना रहे थे कि हमारा जो लॉगिन पेज जो लॉगिन कर रहा है वो ऑलरेडी अगर लॉगिन है, ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? उसके लिए हम देखते हैं हेडर के अंदर उसको लोकेशन के ऊपर लेके जाएगा, वेलकम पेज के ऊपर। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको लॉगिन करवाने की जरूरत ही नहीं है, उसको उसका लॉगिन पेज ही दिखाओ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेडर हमारी होती है लोकेशन, जिस लोकेशन के ऊपर हम रीडायरेक्ट होके जाते हैं। हमने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद लॉगिन के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड दिया, उसको लॉगिन किया, जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे अब हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट नेविगेशन के ऊपर। तो इस तरह की लोकेशन के ऊपर हमने जाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हेडर का फंक्शन है उसको लगाते हैं। उसके अंदर हमने फिर उसकी लोकेशन देनी होती है, तो वो है हेडर लोकेशन, और लोकेशन के अंदर हमारे पास है वेलकम डॉट php। जो भी हमने इधर वेलकम का पेज बनाया होगा ना, यहाँ पे बना लेंगे वेलकम का पेज। वेलकम डॉट php। और इस सेशन से, जो मौजूदा सेशन था, उससे हम कर लेंगे एग्जिट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे, क्योंकि अब हमारा काम स्टार्ट हो गया कि हमने
जो यूज़र लॉगिन करने जा रहा है उसको वैलिडेट करें, वेरीफाई करें कि उसका डाटा किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर सेव है भी सही कि नहीं, वो यूज़र नेम वो पासवर्ड वो डेटाबेस के अंदर है भी सही कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा कन्फिग्रेशन थी उसके लिए जो हमने कोड लिखा था, वो क्या लिखा था कन्फिग्रेशन चेक करने के लिए, किसी को याद है? कन्फिग्रेशन के लिए कोड क्या लिखा था, कन्फिग्रेशन करवाई थी ना आप लोगों ने, चैट जीपीटी से भी कोड लिया होगा, इधर भी देख के इधर मैंने भी लिखवाया। तो कौन सा फंक्शन या मेथड यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बिना देखे ऐसे कोई बता दे। हाँ, रिक्वायर वंस, देख के बताया है ना। हाँ, रिक्वायर वंस। और आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन का फाइल होती है, जो पेज होता है उसका एज इट इज आप नाम लिखते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, आपकी जो फाइल है वो कन्फिगर हो जाएगी, और कन्फिगर होने के बाद आपने अब वेरिएबल लेने हैं, क्योंकि चेक करना है वैलिडिटी को। तो वैलिडिटी को चेक करने के लिए आपने अब चेक किस चीज़ को करना है, लॉगिन फॉर्म के अंदर आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं। लॉगिन फॉर्म यहाँ पे हमारे पास ओपन होगा, आई थिंक सो, ये है लॉगिन एयर। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको हम चेक करेंगे, जिनके ऊपर काम करेंगे। वो है यूज़र नेम और पासवर्ड। जैसे साइन अप कर रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे, उसमें तीन चीज़ें थी, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेरिएबल लेंगे वो भी वही दो ही लेंगे, क्योंकि हमें उनसे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लेंगे वेरिएबल, एक यूज़र नेम का और दूसरा पासवर्ड का। और आपको मैंने बताया था कि हमने इनको क्या कर देना है, एम्प्टी रखना है, क्योंकि वैल्यू तो अभी चेक होगी, अभी काम इसके ऊपर परफॉर्म होगा। इसी तरह से जैसे हमने ये वेरिएबल ले लिए कि यूज़र नेम और पासवर्ड का, इसी तरह से हमने इनके एरर का भी लेना है। अगर कोई यूज़र नेम गलत लिख रहा है तो एरर आ जाएगा, पासवर्ड गलत लिख रहा है तो एरर आ जाएगा। तो उसके लिए हम वो वेरिएबल लेंगे। ये है हमारे पास यूज़र नेम एरर इक्वल टू पासवर्ड एरर। और अब हम तीसरा इसके अंदर जो काम होगा ना, वो होगा लॉगिन का। लॉगिन जो करवाएगा ना उसके लिए भी हमें एक वो लेना पड़ेगा, लॉगिन के जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो अगर वो लॉगिन नहीं करता तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लॉग इन अंडरस्कोर ई डबल आर। अच्छा, अब हमारे पास ये वेरिएबल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्म को प्रिपेयर करना है, जो फॉर्म हमारा डाटा हमें देता है ना, लास्ट जो हमने रजिस्ट्रेशन का पेज किया था, जो लास्ट हमने रजिस्ट्रेशन का पेज किया था उसके अंदर भी हमने ये चेक किया था, इफ इफ सर्वर कौन सी क्लास है आपकी, वेब की?
इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने? हाँ जी। अब देखें, ये एक एक चीज मैंने आपको अलग अलग बताई है। अब आप लोगों का नहीं हक बनता, और इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, यही याद रखिएगा। ना इसके अंदर स्पेलिंग का कोई मिस्टेक है, ना इसके अंदर कोई सिंटैक्स की मिस्टेक है, और ना ही इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी की, वर्किंग की मिस्टेक है। कमेंट्स देना चाहें तो वो आपकी मर्जी होगी। कमेंट जो है ना, वो कोड समझाता है, कोड के बारे में बताता है, एक एक चीज हमें फिर समझ भी होती है, पता भी होती है। अच्छा देखिए, ये मैंने अभी फंक्शन बनाया था ना, तो यहाँ ब्रैकेट्स बन के आई थी, ये वाली। ये इस तरह किया, ये ब्रैकेट बन के आई, एंटर किया तो मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। आपने कभी भी इसको बैक नहीं करना। एक तो इंडेंटेशन के ऊपर ये इफेक्ट डालता है, और इंडेंटेशन डेफिनेटली हमारा जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी या तो कहीं सिंटैक्स को ख़राब कर देता है, कहीं पे फंक्शनैलिटी को भी डैमेज कर देता है, जो इंडेंटेशन होती है। और दूसरा, कोड की शेप ही नहीं बनती। अब थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ ना इसको, तो
ये आपको ये वाला शेप बताएगा कि ये जो पूरा कोड पड़ा हुआ है ये इसका है। इफ यहाँ से शुरू है यहाँ पे खत्म हो गया। लास्ट टाइम हमारे साथ यही इशू हुआ था, सिंटैक्स का थोड़ा सा इशू हो गया था, आप लोगों को उसने बहुत डैमेज किया था। इसी तरह से अब ये जो कोड हम इसका लिखेंगे तो वो यहाँ इसकी ब्रैकेट्स के अंदर होगा। आपने इंडेंटेशन को नहीं छेड़ना, आपको कोड की बहुत अच्छी लुक मिलती रहेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोडर के लिए कोड करना आज के टाइम पे इतना आसान नहीं रहा। आज के टाइम पे कोड हुआ हुआ जो फाइल है उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो हम यहीं से ही अगर उसको कैरी ऑन रखेंगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जब हमारे वेरिएबल भी इनिशियलाइज हो गए और हमने जो फॉर्म है उसको भी प्रिपेयर कर लिया कि जो फॉर्म है वो प्रिपेयर है, जो डाटा सबमिटेड होगा उसके लिए फॉर्म प्रिपेयर है, तो हमने अब क्या करना है, वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन क्या लगानी है कि एरर चेक कर लेना है हमारा जो फॉर्म है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। लॉगिन कब होगा, जब वैल्यू सही जाएंगी। वैल्यू सही जाएंगी तो डेटाबेस से मैच करके हमें देगा। तो उसके लिए फॉर्म के अंदर दो तरह के एरर हो सकते हैं। एक तो फॉर्म एम्प्टी हो सकता है, ये भी एरर है। दूसरा यूजर नेम का जो हमने पैटर्न बनाया था, यूजर नेम उसी पैटर्न के साथ एंटर हो रहा है या पासवर्ड वट एवर जो भी है उसी तरह एंटर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये भी एरर है। तो वहाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका यूजर नेम को चेक करते हैं। उसके लिए वही तरीकाकार लगेगा जो हमने लगाया था उस टाइम। यूजर नेम के लिए जो हमने इज एम्प्टी वाला और वो सारा किया था वही होगा। एम्प्टी चेक करने के बाद ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद हम उसकी स्ट्रिंग चेक करेंगे जो यूजर नेम पोस्ट हुआ है। ये क्या चेक करेगा कि हमारा जो यूजर नेम है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो वो क्या हमें एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, और वो एरर मैसेज होगा इस तरह से। उसको हम रखेंगे यूजर नेम एरर में। ये- यही सारा काम किया था ना हमने रजिस्ट्रेशन में भी, कि चेक किया था यूजर नेम अगर एम्प्टी है तो वहां पे उसको एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। और दूसरा एरर तो हमारा हो ही नहीं सकता। जी, इधर इधर इस लाइन में क्यों डाला है, इस लाइन में गलत होगा, गलत है। इसमें ब्रैकेट लगानी थी हमने। शुक्र है कोई तो जाग रहा है मेरे अलावा भी। अगर ये एरर खत्म हो गया तो दूसरा हमारे पास एरर कौन सा बचता है, पैटर्न वाला।
अब पैटर्न वाला एरर इंक्लूड नहीं कर सकते, हम उसको एरर समझ नहीं सकते, उसके लिए हमें लॉजिक बनानी पड़ेगी। लॉजिक ये है कि अगर कोई गलत यूजर नेम एंटर गलत करेगा या गलत पैटर्न से एंटर करेगा तो वो कहेगा दिस यूजर नेम इज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें पैटर्न को लेने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। एक मिनट सिर्फ होल्ड करें। तो उस एरर को हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, अगर ये एरर नहीं होगा तो हम एल्स जो हमारा यूजर नेम होगा उसको फिर पोस्ट करवा देंगे, मतलब डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे। अभी थोड़ा मुझे लगता है आसान लग रहा है, जो कोड हम कर रहे हैं वही सारी चीजें। अच्छा ये हो गया। इसके बाद हमने सेकेंडली जो चेक करना है वो हमने चेक करना है किसे, पासवर्ड को। अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो पासवर्ड के ऊपर भी एरर शो करवाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे बता देते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे पी कैपिटल लिख दूं तो क्या होगा? मुझे लगता है कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, नहीं पड़ेगा ना? कोई और बताएगा? हाँ, ये अब ये आपने बताना है, ये वेरिएबल है ये क्या है? हाँ, बताओ ना। ये पी जो है ये कैपिटल की जगह, स्मॉल की जगह पे मैंने कैपिटल लिखा है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अभी आप इतनी चीजें तो समझ चुके हैं और आपको पता है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? हाँ, डॉलर साइन के साथ। तो अगर ये डॉलर साइन के साथ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल नहीं है तो फिर ये क्या हो सकता है? स्ट्रिंग? कौन सी स्ट्रिंग है, किधर की है? हाँ, डेटाबेस में स्टोर करवा रहा है। आपने कहा वो केस सेंसिटिव नहीं है, बट मैं तो कहता हूँ कि केस सेंसिटिव है और हकीकत है। आप इधर पासवर्ड जैसे आपने लिखा, पासवर्ड स्मॉल में, इधर भी आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो ये जो है ये आपको एरर जनरेट करके देगा और वैल्यू फिर पासवर्ड की चेक ही नहीं करेगा। अगर ये एम्प्टी है तो फिर इसको एरर शो करवाना चाहिए, तो हम एरर देते हैं यहाँ पे, पासवर्ड एरर। और एरर क्या होगा?
प्लीज एंटर यूर पासवर्ड। अब यहाँ पे भी मैंने पासवर्ड को जो है वो कैपिटल लिखा है। यहाँ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? हाँ, एक बताए ना, समझ भी आए। हाँ, जो डबल कोड में लिखा है वो जैसे भी लिखा हो ना, वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। उसका ना हमें डेटाबेस के साथ कोई लिंक है, ना हमारी लैंग्वेज के साथ लिंक है, वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट हो जाता होता है। अच्छा, अगर तो एरर था तो वो क्या करता? करता, मरता क्या ना करता, हमें एरर शो करवा दिया। अगर एरर नहीं है तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन है कि जो हमारा पासवर्ड था वो उसको पोस्ट करे, उसके अंदर डेटाबेस के अंदर पोस्ट करे। अभी चेकिंग हमने बाद में करनी है, वेरीफाई बाद में करना है, अभी तो उनकी वैल्यूज फॉर्म के थ्रू पोस्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे हम उसकी एल्स पासवर्ड। यहाँ पे हम सेमी कॉलन भूल आए थे। यहाँ तक सबने लिख लिए हैं? अब देखिए, फॉर्म में दोनों चीजें स्टोर हो गई। अब हमने क्रेडेंशियल बनाना है। क्रेडेंशियल्स कहते हैं कि जो हमारा हमारा डाटा है और जो डाटा एक जगह पड़ा हुआ है स्टोर, उन दोनों को वैलिडेट करना है, चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अगर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर एरर नहीं है तो फिर जाए आगे क्रेडेंशियल्स के अंदर। यहाँ पे तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिया दोनों को अलग अलग, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी पड़ती है। वो है कि इफ एम्प्टी
अगर यूज़र नेम और पासवर्ड एरर हमारे पास नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होती है, सिलेक्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, उसको हम करेंगे। एसक्यूएल की कोई भी आपने काम करना होगा ना, तो आपने वो जो वेरिएबल लेना है, वो हमने जो यहाँ पे क्यूरी लगानी है, तो क्यूरी के लिए जो वेरिएबल यूटिलाइज करेंगे वो तो होगा हमारा $SQL। और जहाँ पे हमने अपनी डेटाबेस को साथ लिंक करवाना है, वहाँ पे $लिंक वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना था, क्यूरी लगानी थी, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एसक्यूएल। दो मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं। अभी हम एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि सिलेक्ट करे क्या चीज़ को, आईडी को, जहाँ पे यूज़र नेम जो फॉर्म में एंटर हो चुका और पासवर्ड फॉर्म में एंटर हो चुका, उस आईडी को सिलेक्ट करें। फिर उसके ऊपर आगे चल के मैचिंग होगी कि जो एंटर हो चुका यूजर नेम और पासवर्ड है, वो डेटाबेस में सेव है भी सही उस आईडी के अगेंस्ट या नहीं है। एरर्स को लाइन बाय लाइन खत्म करते जाएंगे ना। अभी हम यहाँ पे भूल गए थे इक्वल टू का साइन लगाना। एक तो आपकी फाइल का कलर भी रेड हो जाता है इधर, जो आपको एक्सप्लोरर में शो हो रही होती है, इधर भी लाइंस बन के आ जाती हैं उस तरह की। तो आपको लाइन बाय लाइन एरर्स को रिमूव करते जाएंगे तो पूरी फाइल ही सही रहेगी। ये लिख लिया पूरी स्टेटमेंट।
ये लिखा हुआ है इफ डॉलर साइन स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए स्टेटमेंट का एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम था stmt। उसको क्या करवाया है, माई एसक्यूएल आई प्रिपेयर करवाई है। जो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने ऊपर बनाई है ना, इसको प्रिपेयर करना है। तो वो वर्क कैसे करेगी, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब हमने एसक्यूएल का काम करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, माई एसक्यूएल वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और जहां डेटाबेस को करना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉलर साइन लिंक, जो कन्फिग्रेशन में हमने वेरिएबल बनाया था। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल के साथ डॉलर साइन लिंक काम कर रहा है कि जो आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसको कनेक्ट करवाएगा किसके साथ, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा माई एसक्यूएल के अंदर। चलें आगे, हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई है, एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है, तो इसका मतलब ये है, रख दो यहाँ पे। इसका मत इसका मतलब ये है कि जो हमारा डाटा है ना वो रेडी है। इधर हमारा जो डाटा है ना वो रेडी है डेटाबेस में जाने के लिए, डेटाबेस में डाटा जानने के लिए रेडी है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है रास्ते में उस डाटे के ऊपर जो पीएचपी लेके डेटाबेस के अंदर सेव करवाने जा रही है उसके ऊपर अटैक हो जाए। और अगर अटैक से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, आप सब लोगों को पता है कौन सा मेथड लगेगा, फंक्शन लगेगा। 5 कोई भी ले जाए, 5 बच्चे इधर आ जाओ जरा, 2 मिनट के लिए। अंडरस्कोर, यही था। तो बाइंड पैरामीटर के अंदर हमने क्या किया था, अच्छा ये हमारे पास ना इसका जो प्रोसीजरल स्टाइल है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, एक स्ट्रिंग लेनी होती है, एक उसकी टाइप लेनी होती है, दो उसके लिए क्या लेने होते हैं, वेरिएबल्स लेने होते हैं। तो स्ट्रिंग हमारे पास, हमें पता है स्ट्रिंग कौन सी है, कोई बताएगा स्ट्रिंग कौन सी थी कल जो हमने चलाई थी इसके लिए, stmt। और टाइप कौन सी थी, ss क्यों यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि जो पैरामीटर पास हो रहा है, जो स्टेटमेंट पास हो रही है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो और पैरामीटर हमारा जो है वो यूजर नेम हो जाएगा ऐसे। तो अब यहाँ पे हम इसका वो डिजाइन करते हैं, स्टेटमेंट इसके अलावा टाइप्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं सिंगल एस लिख दूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, ये बताएं। सिंगल एस या डबल एस लिख दूं, हाँ हाँ, इसमें हम कोई एरर भी दे चुके हैं अभी जो लाइन हम लिख रहे हैं ना, या अभी एरर लाइन पूरी नहीं लिखी तभी आ रहा है। इसके अलावा क्या था इसके अंदर, हमारे पास वेरिएबल है,
अभी हमने यूजर नेम को क्या किया है, बिंड किया है। अच्छा ये बताए पासवर्ड को क्यों नहीं बिंड किया, पासवर्ड को क्यों नहीं बिंड किया? यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया है, हालांकि हम वेरिएबल जितने मर्जी देना चाहें, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, अप टू सोन वेरिएबल n माइनस वन तक दे सकते हैं। इनफाइनाइट कह ले, इनफाइनाइट से एक पहले तक। यूजर नेम को बिंड कर रहे हैं, पासवर्ड को क्यों नहीं कर रहे? कंडीशन तो यूजर नेम की है, वो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन है क्यों, इंडिविजुअली यूजर नेम को क्यों कर रहे हैं? वैलिडेशन तो हो ही रही है बाबा, पासवर्ड ऑलरेडी हैश है, तो हमें पासवर्ड को बिंड करने की जरूरत ही नहीं है। उसके ऊपर जो अटैक करेगा वो उसको हैश की सूरत में मिलेगा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि क्या होता है। मैंने आपको हैश के बारे में बताया होगा थोड़ा बहुत। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ना हेलो और इसको हैश कर दूँ, तो ये जो इसकी वैल्यूज है ना, आजकल जो हैश के फंक्शन ज़्यादातर एल्गोरिदम यूज होते हैं वो है SH1, SH256, SHA384 और SHA512। ये एल्गोरिदम यूज होते हैं, ये MD2, MD4, MD5 ये कम यूज होता है, ये ज़्यादा यूज हो रहे हैं। उसके बाद ये जो है वेयरपोल टी और वेयरपोल ये यूज हो रहे हैं। ये क्या करता है, अब हमारी स्ट्रिंग क्या थी, हमारा प्लेन टेक्स्ट था सिंपल हेलो, और SH512 ने उसका जो हैश स्टोर किया है वो ये वाला है। अब जो भी हैकिंग करेगा पागल के बच्चे, उसको पता चलेगा कि ये क्या है। फर्ज करें, अच्छा वो प्रो होगा, वो हैश को कन्वर्ट कर लेगा, वो अलग बात है, लेकिन हमने तो अपनी तरफ से प्रिकॉशन, अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन रख दी ना। हर जो एसक्यूएल को एक्सेस करने वाला होता है वो ये भी नहीं कर पाता कि समझ सके कि ये जो फंक्शन हैश का लगा हुआ है ये कौन से एल्गोरिदम का है। बिट से समझ सकते हैं कि ये इतने बिट लेता है, वो इतने बिट लेता है। जैसे यहाँ पे इसकी जो बाइनरी लेंथ है वो 5 है। बिट से तो कुछ अच्छे प्रो लेवल के हैकर्स जो एसक्यूएल इंजेक्शन लगाते हैं वो समझ जाते हैं, अदरवाइज समझना मुश्किल होता है। तो हमने इस वजह से ही लगाया कि हमारा एक लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा, वेबसाइट का लोड बढ़ जाएगा, वेबसाइट कम ऑप्टिमाइज होगी। तो यहाँ पे लॉजिक्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी अच्छी रहे और लाइन ऑफ कोड कम से कम रहे। जो फंक्शन जो क्लास ज़रूरत है उसी को लगाएंगे। यहाँ पे देखिए जो एक फंक्शन है ना वो अपना एक टाइम लेता है, जैसे हमने अभी बिंड वाला फंक्शन यूज किया है, ये एक स्पेसिफिक टाइम लेगा फिर एग्जीक्यूट होगा। 0.3 सेकेंड ले लो, 0.3 नैनो सेकेंड ले लो, लेकिन टाइम तो ले रहे हैं ना। यहाँ पे लोडिंग टाइम के ऊपर फर्क पड़ता है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें लॉजिकली किसी फंक्शन की किसी मेथड की जरूरत नहीं है तो हम उसको अडॉप्ट नहीं करते। ठीक हो गया। ये एंड पर्सन पहले भी मिस्टेक कर रहे हैं। पैरामीटर सेट करते हैं यूजर नेम के लिए, जो कि अब क्रेडेंशियल्स चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। तो उसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं, पैरामीटर यूजर नेम, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं
वेरिएबल यूजर नेम की, इसको पैरामीटर बना लेते हैं। अच्छा, अब ये बात थोड़ा सा देखिएगा, हम क्योंकि जो हमारा मेन मकसद था ना डेटाबेस का, वो ये था कि डेटाबेस के अंदर ये कुछ हमारे समझने कॉलम है आईडी का, ये है यूजर नेम का, ये है पासवर्ड का, और ये है कंफर्म पासवर्ड का, जैसे हमने लिखे हुए हैं डेटाबेस में अपने स्टोर किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने आईडी 1 दी, दी, ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, ये मिस्टर जी, इसका पासवर्ड कुछ जो भी है और कंफर्म पासवर्ड भी। अब जो अभी हमने लॉगिन के अंदर करना क्या होता है, एक तो जो यूजर नेम अपना यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड दे रहा होता है, उसके अंदर एरर नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें हमने कर ली। अब अब होगी क्रेडेंशियल चेक होंगे कि एक यूजर ने जो कि उसकी आईडी है 3, उसने लॉगिन करना है, वो देगा यूजर नेम। तो पीएचपी पे वो यूजर नेम दे रहा है अपना, उसकी वैल्यू जो फॉर्म के थ्रू दे रहा है वो यूजर नेम पासवर्ड के अंदर स्टोर हो गई है। और जो इधर चेक करेगा वो इधर जो कॉलम बना हुआ है उसका नाम है यूजर नेम। ये पीएचपी है और ये डेटाबेस है। अब हमने क्या करना है, इनको चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो पीएचपी क्या करेगी, इसके अंदर तो यूजर नेम सेव है उसके पास, पीएचपी फॉर्म के थ्रू इस वेरिएबल में तो यूजर नेम सेव है, और इसमें क्या है, डेटाबेस के अंदर जो वैल्यू डेटाबेस में आई स्टोर हो गई। अब वो कैसे वेरीफाई करेगा कि जो यूजर नेम के अंदर वैल्यू है वो सही है या गलत है। तो उसको एक एक अलग पैरामीटर बनाना पड़ेगा, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे पैरामीटर यूजर नेम का। ये वाली वैल्यू और जो इधर वैल्यू होगी, उन दोनों को क्या करेगा, वेरीफाई करके अपने पास पैरामीटर वेरिएबल के अंदर सेव कर लेगा कि इनमें से ये जो वैल्यू है वो मैच करती है या नहीं मैच करती, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वेरिएबल बनाया है पैरामीटर यूजर नेम का। अगर ये वेरिएबल ना हो तो इसके पास पीएचपी की वैल्यू सेव है, पीएचपी फॉर्म के थ्रू जो यूजर नेम एंटर कर रहे हैं ना वो सेव है, और इधर टेबल के अंदर यूजर नेम सेव हुआ पड़ा है। तो चेकिंग कैसे होगी, दोनों के पास अपनी वैल्यू है, दोनों कहीं नल नहीं है, चेक करके कौन बताएगा, मैचिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे हम लॉजिक बनाते हैं कि हम एक अलग वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं पैरामीटर यूजर नेम। इसी तरह से पासवर्ड को चेक करना होगा तो पासवर्ड के लिए उसी तरह से पासवर्ड पैरामीटर पासवर्ड बनाना पड़ेगा। लाइन 38 में क्या है,
हाँ हाँ, यहाँ पे बताना है आपने जब लिख ले। हो गया। अच्छा, जब भी हमने पिछला प्रोसीजर किया, वेरिएबल्स वेरिएबल भी क्रिएट हो गए, वैलिडेशन भी हो गई, वेरिफिकेशन भी हो गई, इस मकसद के लिए पैरामीटर क्रिएट होना तो हो गया। अब हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की थी उसको एग्जीक्यूट करना होता है, फिर उसका रिजल्ट स्टोर करना होता है। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी थी तो वेरिएबल्स के अंदर रिजल्ट लिया, उसको वैलिडेट किया, वैलिडेट करने के बाद उसको आपने बिंड किया, बिंड करने के बाद एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी, और फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके आपने क्या किया था, उसका रिजल्ट स्टोर किया था, प्रिपेयर करने के बाद एग्जीक्यूट करवाई थी। तो उसके लिए यही सेम एज इट इज कोड हमने एग्जीक्यूट किया था।
इसके बाद रिजल्ट आपने स्टोर करवाया था सेम एज इट इज रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है हमने ये लिखी थी, आप रजिस्ट्रेशन कोड में जाके उसमें चेक कर लें। अब यहाँ पे हम जो चेक करने वाले हैं नेक्स्ट वो ये है कि अगर ये जो रिजल्ट स्टोर होगा किसके अंदर, वो जो हमने वेरिएबल लिया पैरामीटर यूजर नेम, उसके अंदर क्या रिजल्ट स्टोर होगा कि वो यूजर नेम क्या है, एग्जिस्ट करता है। जो यूजर नेम यूजर लिख रहा है ना, वो यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, तो यूजर नेम तो सही हो गया। अब बारी है पासवर्ड की। अगर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है तो फिर पासवर्ड को चेक करना है कि पासवर्ड भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए हम जो है वो स्टेटमेंट राइट अप करते हैं, इफ बस ये लाइन कर लें, फिर उसके बाद ब्रेक देते हैं।